Hello friends, welcome back my YouTube channel Zikr and Education. This is An Gaurav Kumar and today we are start our next lecture on the basis of spherical refracting surface. What is a spherical refracting surface? Spherical refracting surface हमारा सिमिलरली है मिरर के जैसे ही, बट इसमें हमें पता है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, कि जो लाइट है वो अपने सेम मीडियम में बैक हो जाती है, मतलब कि उसने जो पाथ जिस पाथ से आई होती है उसी पाथ के मीडियम से वो वापस चली जाती है। बट रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन के केस में वो ट्रैवल कर जाती है थ्रू आउट द फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। ठीक है, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। स्फेरिकल हमने मिरर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी पढ़ा था, उसमें हमने मिरर पढ़ा था, स्फेरिकल, कनकेव और कन्वेक्स। सिमिलरली हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी पढ़ेंगे। अब रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्शन में आपको अंतर तो पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में जितनी भी रे ऑफ लाइट आती हैं वो ट्रैवल सेम मीडियम से वापस भी हो जाती हैं, बट रिफ्रैक्शन के केस में ऐसे नहीं होता। रिफ्रैक्शन के केस में जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये थोड़ी बेंड अवे या फिर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इतना तो आपको बेसिक क्लियर ही होगा। अब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करते हैं। जिस प्रकार ये पूरी तरह से रिफ्लेक्शन स्फेरिकल जो मिरर हमने पढ़े थे उसी की तरह है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, आप एक सर्कल बना लो, ड्रॉ कर लो ना। ये मेरे पास एक सर्कल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्फीयर। ये है मेरे पास एक स्फीयर। जब मैं इसका इतना सा पार्ट लूँगा ना और यहाँ का इतना सा पार्ट, क्योंकि हमें अपर्चर क्या रखना होता है, स्मॉल रखना है, इसलिए हम ये स्मॉल ही लेते हैं। एक कितना ले लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास ये वाला होगा ना, मतलब कि अंदर को, और ये पीछे का, मतलब कि यहाँ पे देखो हम रिफ्रैक्शन में कहाँ से, हमें रिफ्रैक्शन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, दो मीडियम चाहिए होते हैं। तो हम इसको एक अलग मीडियम से लेंगे ना, इसको मान लो N2 और ये तो है एक फर्स्ट मीडियम। ठीक है, हमें क्योंकि मीडियम डिफ्रेंशिएट करना होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होती है उसके लिए दो डिफरेंट मीडियम चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो स्फेयर के साथ साथ हम इसका मीडियम भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मीडियम में मान लो ये एयर है और ये जो बना हुआ है एक ग्लास का बना हुआ है पूरा पीछे तक की। ठीक है, ये पीछे तक क्या किसका बना हुआ है, ग्लास का। अब वैसे इसका सेकंड पार्ट जो होता है वो इस तरह से होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, और इसको बोलते हैं कनकेव, सॉरी इसको बोलते हैं कनकेव और इसको बोलते हैं कन्वेक्स। अभी लग जाएगा पता क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स नहीं, ये भी कनकेव ही है, बट मैंने इसको उल्टा करके रख दिया हुआ है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न आती है, ये है कनकेव और ये भी क्या है, कनकेव ही है, ऐसा नहीं है, ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स कैसे होगा, कन्वेक्स होगा इस तरह से। ये भी इसका भी मीडियम अलग है, क्योंकि ये भी ग्लास से बना हुआ है ना, और बाहर का मीडियम भी अलग है। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और ये है कनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब ये हम इन स्फेरिकल सरफेस के, जैसे हमने पिछले पॉइंट पढ़े हुए थे ना, जैसे एक्सियल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वैसे पढ़ेंगे हम इनका। एक्सियल लाइन तो वैसे पढ़ा नहीं हुआ है, बट हम देख लेते हैं जो इसकी टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मैं इधर डायग्राम से समझा दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, 2 मीडियम चाहिए होते हैं, तो एक एयर हो गया और ये ग्लास हो गया, इसलिए हमने इसको आगे तक लेके गए हुए हैं। इसको हम N1 ले लेंगे और इसको N2, ठीक है। अब बीच में से क्या जो पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलरली मिरर के जैसे आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं हम, पोल। अब देखो, ये जैसे मैंने बोला कि ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा, तो मान लो इसको बोलते हैं सेंटर सी। और ये क्या आता है, सी क्या है हमारे पास, मैं इधर लिख भी देता हूँ, पी ए है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पॉइंट पी है हमारे पास वो है पोल। और जो भी हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे उसको हम पोल से लेकर उस जहाँ पे हमने मेयर करना होता है वहाँ तक मेयर करेंगे। जैसे मान लो कि अब हमें बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, तो हम पोल से डिस्टेंस इसको लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मानते हैं ए और बी, ठीक है। बस यही है हमारे पास फिलहाल तो, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली क्या है, मिरर के जैसे ही है पूरा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने केस बनते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, जो कि हमारे पास कौन कौन से हैं, कनकेव और कन्वेक्स में, ठीक है। सबसे पहले हम कनकेव स्फेरिकल मिरर देखते हैं, क्योंकि हमें एक प्रूव करने को आती है एक इक्वेशन, वो हमें प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक है कनकेव, सॉरी इसको हम कन्वेक्स को पहले लिखते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास कन्वेक्स और दूसरा क्या है, कनकेव। दूसरा क्या है हमारे पास, कनकेव, ठीक है। अब हमारे पास कन्वेक्स में कितने केसेस बनते हैं। सबसे पहले कन्वेक्स हमारे पास इस तरह से होता है, फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। फर्स्ट केस तो हमारे पास ये बनता है कि ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना लेंगे। तो ये है हमारे पास कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसको हम मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक केस तो ये आ गया कि जब हम सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, जब हम ऑब्जेक्ट लाइज करेंगे रेयर मीडियम में, तो जो हमारे पास इमेज है वो एक वर्चुअल भी बन सकती है और रेयर भी बन सकती है। तो इसी में ही एक हमारे पास बनता है वर्चुअल इमेज, और इसी में ही हमारे पास क्या बनती है, एक रियल इमेज भी। आपको अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट आप कंटिन्यूस जब करोगे ना इसकी प्रैक्टिस, तो आपको आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स जो है उसमें यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कि आप सबसे पहले क्या कंडीशन ले रहे हैं कि हम इसको रेयर मीडियम में रख रहे हैं, मतलब कि N1 मीडियम में रख रहे हैं, N2 में नहीं रख रहे हैं। N2 में हमारे पास जो रियल इमेज है वो बनेगी यहाँ पे, ठीक है। बट अब हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वर्चुअल इमेज में और रियल इमेज में, ठीक है। और जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम,
अब हमने कंडीशन चेंज कर दी कि अब हमने बोला कि जो मीडियम है वो लाई कर रहा है डेंसर मीडियम में, सॉरी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, डेंसर मीडियम में। तो इसको हम इधर बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ़्ट साइड ही रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब हमारे पास डेंसर मीडियम में आएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस ग्लास के अंदर मतलब कि N2 मीडियम में होगा। जो N2 है आपको पता है कि N2 की जो डेंसिटी है वो N1 से ज़्यादा है, तो आप साइड में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। N2 में एक कंडीशन तो ये बन गई। अब इसमें भी एक जो इमेज है वो रियल बनेगी और जो दूसरी जो है वो बनेगी वर्चुअल। तो कितनी होगी, इसमें बनी थी 2 इमेजेस और इसमें बनी थी, इसमें भी 2 इमेजेस बनी। अब हम कनकेव देखेंगे। कनकेव में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। आपको ऐसे इक्वेशन फाइंड करने को बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट है आपका रेयर मीडियम में, और ये वाली इक्वेशन और आपको सरफेस भी दिया होगा, शायद कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिया हो और बोला हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है, तो इस इक्वेशन को प्रूव करके बताओ, ठीक है, तब भी यूज़ होगा। इसमें सिर्फ एक ही इमेज बनती है, वो है वर्चुअल। ये ऐसे होता है ना सर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसमें पूरे केस में जो रियल इमेज है वो बनती ही नहीं है। आप ये आगे पढ़ोगे जब हम लेंस करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास वर्चुअल और इसी में हमारे पास क्या बनेगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक ये तो फर्स्ट होगी, दूसरी है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम। जब हम ऑब्जेक्ट लाइज करेंगे डेंसर मीडियम में, तो अब हमारे पास डेंसर मीडियम, सॉरी गलती से, तो हमारे पास अब डेंसर मीडियम इस तरह से आ जाएगा, कनकेव है पूछा हुआ इस तरह से। तो अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, N2 मीडियम में। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तब भी इमेज क्या आएगी, वर्चुअल ही आएगी। तो कितनी कंडीशन में हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, देखो एक फर्स्ट, जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, रेयर मीडियम में, तो फर्स्ट कंडीशन आई मतलब कि वर्चुअल भी बन सकती है इमेज और रियल इमेज भी बन सकती हैं। तो यहाँ से ये 2 इससे आई, 2 कंडीशन इसमें बनी, और व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम। अब जब हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखेंगे तो हमारे पास रियल इमेज भी आएगी और वर्चुअल इमेज भी आएगी। तो 2 यहाँ पे बनी, और एक व्हेन लाइज इन रेयर मीडियम, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे N1 मीडियम, क्योंकि N1 जो है वो रेयर मीडियम है N2 के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब हमने रेयर मीडियम में रखा तो हमारे पास यहाँ पे भी इमेज कैसे आई, वर्चुअल आई। और जब हमने डेंसर मीडियम में रखा, ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, डेंसर मीडियम में, तब भी इमेज क्या आई, वर्चुअल ही आई। तो हमारे पास एक कंडीशन इसमें बनी और एक कंडीशन इसमें बनी। इन दोनों में कनकेव में कितनी टोटल बनी, 2 इमेज, मतलब कि 2 केसेस, और इसमें कितने बने, 4 केसेस। तो 4 + 2 6 केसेस के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। आपको ऐसे बोला होगा, आपको फॉर्मूला दिया होगा, मतलब कि जैसे रेयर मीडियम के लिए फॉर्मूला होता है, तो जो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, आपको ये समझ आ गया होगा, इतनी कंडीशंस बनेंगी, 6 कंडीशन है हमारे पास, इन 6 कंडीशन के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। अभी आपको बोला कैसा होगा, अच्छा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला ड्राइव करना है, आपको ऐसे बोला होगा कि इसमें जो रेयर मीडियम का फॉर्मूला है वो सेम होगा और डेंसर मीडियम का फॉर्मूला सभी केसेस के लिए सेम होगा। रेयर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, रेयर मीडियम में, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, -N1 अपॉन क्या है U प्लस N2 अपॉन V, दैट इज इक्वल टू N2 - N1 अपॉन R। और जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन डेंसर
सॉरी इन डेंसर मीडियम, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा N2/U माइनस के प्लस N1/V दैट इज इक्वल टू N1 माइनस N2/R। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है। अब जब भी हमने पढ़ा है कि आपको पीछे क्लियर हो गया होगा, आप रफ कॉपी में लिखते चलो ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इमेज ही बना लो अच्छा दिमाग में। कन्वेक्स में दो केसेस पढ़े थे जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते रहे थे, रेयर मीडियम में। तो उन दोनों रेयर मीडियम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला। और जब हम कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखे रहे थे, तो यहाँ उस केस में भी यहाँ पे क्या आएगा, यही फॉर्मूला आएगा। और जब हम डेंसर मीडियम में रख रहे थे तो भी हमारे पास दो केसेस आ रहे थे कन्वेक्स के, एक जो रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का। और कनकेव में क्या था, एक ही जो केसेस बन रहा था वो था वर्चुअल का, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब आपको पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला ड्राइव करो कन्वेक्स मिरर के लिए, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, जब इमेज कौन सी फॉर्म हो रही हो, रियल। और इसमें पूछ सकते हैं कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए भी है बट ये, ठीक है, कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए इसमें तो एक ही है कि वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा होगा, डेंसर मीडियम में। ये सिर्फ डेंसर मीडियम के लिए है, आपको क्लेरिफाई हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब हम एजम्पशन देखते हैं कि हम इनको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम एजम्पशन क्या क्या लेंगे। सबसे पहले हमारे एजम्पशंस हैं द अपर्चर शुड बी स्मॉल। फर्स्ट है शुड बी स्मॉल। जो हम ऐसे ये वाला ले रहे हैं इसको अपर्चर बोलते हैं, तो हमें ये कम से कम छोटा लेना है, ठीक है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही, मान लो इतनी की ज़रूरत है तो इतना ही लेना है, क्योंकि फिर हम इसमें से जो डिस्टेंस है उसको भी स्मॉल मतलब कि इक्वल करना होता है ना हमें। अब जब करोगे फिर मैं बता दूंगा कि क्यों किया था, ठीक है। द अपर्चर शुड बी स्मॉल एंड द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। देखो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, और वो लाइज क्या कहाँ पे कर रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। मान लो ये है हमारे पास कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई करेगा, ठीक है। ये भी आ गया। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक्स अ स्मॉल एंगल। कि जो ये वाले हैं ना विद प्रिंसिपल एक्सिस, विद प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ऐसे है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो ना, तब आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है सी पे। अब मान लो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से होके जाएगी इधर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फ़ा, हाँ ये भी बता देता हूँ, जो ऑब्जेक्ट है वो बनाता है अल्फ़ा एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। और जो मान लो इसकी इमेज यहाँ पे बनी, मैं तो ऐसे रफ सा बना रहा हूँ ना फिलहाल, जो इमेज बनाती है वो है बीटा, और यहाँ पे मान लो सी ये है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस से नॉर्मल क्या एंगल बनाती है, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। तो और जो इमेज बनाती है वो होता है बीटा, और जो नॉर्मल बनाता है वो क्या होता है, गामा। तो ये वाले आपको एंगल, ये शुड बी स्मॉल। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द अपर्चर शुड बी स्मॉल। सेकंड क्या है, द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक्स अ स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट है इमेज है और जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, स्मॉल एंगल, ठीक है।
इतना क्लेरिफाई हुआ ना, इतना आपको क्लेरिफाई हो गया, ठीक है, इतना क्लेरिफाई हो गया तो अब हम इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ अब हम जो हमने 6 कंडीशंस पढ़ी थी ना, अब हम उनको देखते हैं एक बार। आपको एक बार मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ ना। सबसे पहले हमारे पास है, मैं एक बार फ्लो चार्ट बना देता हूँ और जो हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो कल से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 फॉर्मूला है वो मैं एक सिंगल वीडियो में बना दूंगा, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कौन कौन से आए, एक आया कन्वेक्स, और ये स्पेलिंग गलत होगी, कन्वेक्स, और जो सेकंड था वो आया कनकेव, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब जब हमारे पास ये जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं ये भी आ गए, अब फर्स्ट क्या है, जब हम रखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, ठीक है, सबसे तब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट लाइज इन सॉरी, फर्स्ट तो ये आता है ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, और इसी के साथ हम ये भी पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम। कनकेव में भी हम ऐसे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, और इसी के केस में दूसरा आएगा ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, ठीक है। अब जब हमने ऑब्जेक्ट लिखा है रेयर मीडियम में, तब भी हमारे पास 2 केसेस आते हैं, एक रियल इमेज का और सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज का, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में भी रखते हैं, किसके केस में, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, तब भी हमारे पास तब भी हमारे पास क्या आता है, 2 ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनते हैं, 2 ही इमेजेस बनती हैं, एक आएगी रियल इमेज और दूसरी आएगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब जब हम कनकेव के केस में देखते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट लाइज करते हैं रेयर मीडियम में, तब भी हमारे पास क्या है, एक इमेज आती है, दैट इज वर्चुअल इमेज, और जब हम ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखते हैं, तब भी हमारे पास क्या आती है, वर्चुअल इमेज। कितनी इमेजेस होगी हमारे पास, कनकेव में होगी 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और इसमें कितनी है, 2 फर्स्ट और सेकंड। अब देखो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 2, और फिर 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6, 6 केसेस बनेंगे हमारे पास। अब आपको थोड़ा क्लेरिफाई हो रहा होगा। अब मैं बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर कल हम डायरेक्ट वो करेंगे, मतलब कि फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब हमारे पास 2 केसेस हैं ना, रियली, अब क्या बोला है, ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, और वो कौन सा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स। तो कन्वेक्स का रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसे होता है, मान लो ये है n1 और ये है n2, और जो हमारे पास n1 की डेंसिटी है वो n2 से कम है, मतलब कि n2 की डेंसिटी n1 से ज़्यादा है,
यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, रेयर मीडियम में। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है सेंटर में। यहाँ पे जैसे यहाँ इस तरह से रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा तो इसका सेंटर ये आएगा, ना कि ये आएगा। ठीक है, बच्चे काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं इसमें, तो आप ये ध्यान में रखना। ठीक है, फर्स्ट केस आ गया ये। अब इसमें कितनी इमेजेस बनेगी, 2 इमेजेस बनेंगी, हमने पढ़ा, एक रियल बनेगी, एक वर्चुअल बनेगी। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, डेंसर मीडियम में। अब डेंसर मीडियम कैसे आएगा हमारे पास, मतलब कि इसको हम उल्टा करके यहाँ पे रख देंगे ना। देखो हमें पता है कि N2 हमारे पास डेंसर है N1 से, तो इसको हम, सॉरी कनकेव भी हो गया, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है N2, मतलब कि N2 की जो डेंसिटी है वो N1 से ज़्यादा है। बन गई ना ये कंडीशन, ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइज करेगा, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी यहाँ पे लाई करेगा। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ऑब्जेक्ट के पीछे लें या फिर ऑब्जेक्ट के आगे लें। ये हम देखते हैं जब हम आगे जब हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे ना तब देख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कनकेव के लिए है, कनकेव का रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। अब यहाँ पे देखो, जब हम इसके केस में रेयर मीडियम को में रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो क्या अर्थ था, ऐसे थी ना, तो इसमें भी ऐसे आएगी, बट यहाँ पे ये सरफेस ही बस उल्टा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और यह ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है हमने, रेयर मीडियम में। ये कंडीशन इसकी है, ऑब्जेक्ट लाइज, और इसका जो सी आएगा वो कहीं पे यहाँ पे आएगा। अब हमें वो बाद में देखो बताऊंगा मैं आपको कि सी को पहले रखेंगे या ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। जब हम जब हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना, तब मैं बता दूंगा कि सी हमने कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट के आगे रखना है या ऑब्जेक्ट के पीछे रखना है। ठीक है, ये भी आ गया। अब ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, मतलब कि इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में, और ये आएगा सेंटर ऑफ, सॉरी सेंटर यहाँ पे नहीं आएगा, देखो मैंने वही गलती की ना, सेंटर आएगा यहाँ पे। तो ऐसे हमारे पास 4 केसेस हैं बेसिकली, बट इसमें जो है इमेजेस 2-2 बन जाती हैं। जैसे मान लो एक ऐसे बन जाएगी और एक इमेज वापस इधर ही बन जाएगी, रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल में क्या अंतर है, जो रियल इमेजेस हैं वो एक्चुअल मीटअप ऑफ रेज होता है, बट जो वर्चुअल है वो वर्चुअल मीटअप ऑफ रेज होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के पीछे जाके मिलती हैं। एक्चुअली मैं ये जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बीच का मैंने कुछ छोड़ दिया, वो मैं देखूँगा, मेरे को आगे टाइम मिलेगा तो मैं उसको पीछे का वो पूरा करवा दूँगा, क्योंकि मैं भी +2 के स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो ये बात है, इसलिए ये है फ्लो चार्ट। आप यहाँ तक बना लेना, इसको रहने देना, बनाना होगा तो देख लेना, क्योंकि मेरे को सिर्फ समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब आगे मैंने सिर्फ डायरेक्ट ही ये, मतलब कि पहले जब ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, तो रियल के लिए भी करवा दूंगा, वर्चुअल के लिए भी, इसके लिए, इसके लिए। ठीक है, सबसे मेन बात होती है कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे रखना है, और एंगल्स फाइंड करने का जो है वो है डिफ़िकल्ट, बाकी का हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।